हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप नर्वस हो, माइंड में स्ट्रेस है थोड़ा सा, उसी प्रकार हम भी थोड़े नर्वस हैं और हमारे माइंड में भी थोड़ा सा स्ट्रेस है। क्योंकि बच्चों कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन और एक बहुत यादगार दिन अपनी जिंदगी में बनने वाला है। क्योंकि बच्चों कल 4 मई को 2 बजे नीट 2025 कंडक्ट होने वाला है। और उसी नीट 2025 के लिए हम लास्ट डे, मतलब हम आज वीडियो बना रहे हैं तो मैं आज की बात कर रहा हूं। उस लास्ट डे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको रिवाइज करना है ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए, ताकि आप अपने जो एम बनाया था, जो ड्रीम बनाया था, उसको अचीव कर पाए। हमने आपका लक्ष्य लिखा है बच्चों, एम्स दिल्ली। क्योंकि बच्चों कहते हैं ना कि सपने अगर बड़े देखेंगे तो हार्ड वर्क करेंगे, सपने अगर छोटे देखोगे तो फिर उसके अनुसार आप मेहनत करोगे। और कहा है कि अगर चांद के सपने देखोगे ना तो चांद पे जाने का आप हुनर रखोगे, और किसी बिल्डिंग पर जाने के सपने देखोगे तो किसी बिल्डिंग तक सीमित रह जाओगे। जबकि चांद पे जाने के देखोगे तो बिल्डिंग तो अपने आप क्रॉस कर जाओगे। कल का दिन एक ऐसा दिन आपकी जिंदगी में बनने वाला है जिस दिन की या जिस समय की आपको जिद थी, जिस जिद को पूरा करने के लिए आप पूरे 1 साल मेहनत करने में लगे हुए हैं, उस जिद को पूरा करना कल संभव होगा। जो ख्वाब माता पिता ने अपने लिए देखे थे, जो ख्वाब, जो जिंदगी आपने खुद के लिए सोची थी, उस जिंदगी को, उस लाइफ स्टाइल को अगर जीना है तो उसके लिए कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल का दिन आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले समय में आप कहां होगे। आपके मां बाप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड आपको किस नजरिए से देखेंगे, ये सब कल डिसाइड होने वाला है। पूरी साल जो बच्चे मेहनत के लगे हुए हैं, पूरी साल जिनको ये नहीं पता कि बाहर हो क्या रहा है, जिनको ये नहीं पता कि रिलेशन में अपने शादी है, वहां जाना है नहीं जाना है, सब कुछ भूलकर जो जिद में लगे हुए हैं वो अचीव करेंगे एम्स दिल्ली। वो अचीव करेंगे उस लक्ष्य को जिस लक्ष्य से उनकी जिंदगी कल की ही डेट में बदलने वाली है। क्योंकि कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। कल का कोई पर्व नहीं है, कल का कोई महापर्व नहीं है, कल की कोई होली दिवाली नहीं है। लेकिन अगर कल का दिन आप अच्छे से निकाल गए तो हर दिन आपका दिवाली बनेगा, हर दिन आपका होली बनेगा, हर दिन आप खुशियों से झूम उठेंगे। बस कल का दिन। और इसी कल के दिन को लेकर बहुत सारे बच्चे जो नीट एस्पिरेंट है, उनके सर में सिर्फ एक ही तनाव चल रहा होगा कि कल क्या होगा। अब बच्चों कहते ना कि कल तो किसी ने देखा नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन अपन इतना हार्डवर्क करके बैठे हैं, इतनी मेहनत अगर करके बैठे हैं तो भगवान भी अपने आगे झुकेगा कि यार इसने मेहनत की है, उसका फल इसको देना होगा। नर्वस नहीं होना है। जो अभी तक आपने मेहनत की है, उसी मेहनत के बलबूते पे आप नीट 2025 को क्वालिफाई करने वाले हैं और अचीव करने वाले हैं अपना लक्ष्य। जिस लक्ष्य के बारे में आपने बचपन से सोच रखा था, जिस लक्ष्य के बारे में आपने 10th क्लास से सोच रखा था, जिस लक्ष्य के बारे में आपने 12th क्लास पास आउट करने के बाद सोचा था, या जिस लक्ष्य को आपके माता पिता ने सोचा था, जिस लक्ष्य को आपके पेरेंट्स, दादा दादी ने सोचा था, उस लक्ष्य को अचीव करने जा रहे हैं आप। कितना बड़ा बर्डन। 12th पास, 18 साल उम्र, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, इसी उम्र के बच्चे तो नीट का एग्जाम दे रहे हैं।
इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतना सारा तनाव, इतना सारा स्ट्रेस शायद हम जैसों के लिए भी इम्पॉसिबल सा है, लेकिन ये बच्चे इन सभी चीजों को फेस कर रहे हैं। सब चीजों को उनको सोचना पड़ रहा है। इनको सोचना पड़ रहा है घर के बारे में, इनको सोचना पड़ रहा है मां बाप के बारे में, इनको सोचना पड़ रहा है खुद के कैरियर के बारे में। और कितना स्ट्रेस। तो बच्चों, मैं कल के लिए सिर्फ एक हिदायत दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। मानता हूं साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा, क्योंकि जब भी अपन किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमें डर लगता है कि हम कहीं उस चीज को खो ना दें। मां अपने बच्चे को खोने से डरती है। जो लवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को खोने से डरते हैं, क्योंकि वो उनसे बेहद मोहब्बत करते होंगे। तो हमने पूरे साल हार्डवर्क किया है नीट 2025 के लिए, तो हम तो फिर डरेंगे ना। अरे हमारी तो पूरी लाइफ है ना, पूरी लाइफ को हमने क्या मान रखा है, नीट मान रखा है, तो हम तो डरेंगे ना। स्वाभाविक है डरना, लेकिन इस डर को यहां नहीं रखना है। आएगा ये, थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन रिलैक्स रहना है। ऑल इज वेल। आमिर खान नहीं कहते ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑलवेज वेल। जब स्ट्रेस आए एक लंबी सांस लेनी है, 2 मिनट रुकना है और खुद को समझाना है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं और मैं कल करूंगा। किसी भी हाल में मैं कल नीट क्वालिफाई करूंगा। ये कहकर आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कुछ लोगों की कमियां क्या हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज को कमी बना के बैठे हैं कि जब तक ये नहीं मेरी लाइफ में आ जाती तब तक मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। मानता हूं आपका ड्रीम होगा, मानता हूं आपका एम होगा, मानता हूं ये आपकी लाइफ है, और लाइफ बना ली तो बहुत अच्छी बात है कि नीट 2025 को आपने लाइफ बना रखा है, कि क्योंकि यही आपकी लाइफ आगे वाले डिसाइड करने वाली है कि आप किस कॉलेज में होगे, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, आपका जीने का तरीका बदल जाएगा। और नुसरत साहब की एक लाइन है ना कि मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू। उस हिसाब से बच्चों ने इसको बना रखा है कि सारी उम्र में सिर्फ एक कमी है और ये नीट है। नीट क्वालिफाई करना है, एम्स जाना है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, ये सब सोच के बैठे हैं अपन। तो बच्चों, स्ट्रेस नहीं रखना है। सब कुछ मानो, आप सब कुछ मानो, लेकिन इसको जीवन मत मानो आप कि ये नहीं तो जीवन नहीं। जीवन इसके बिना चल पाएगा आपका, क्योंकि जीवन रहा ना तो ऐसे 1000 एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। 1000 नहीं, आप 10,000 एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, अगर आप जीवन ज्यादा कीमती मानते हो। मैंने पहले भी कही थी एक बात, मैं आज फिर कहूंगा, एग्जाम जिंदगी है लेकिन जिंदगी एग्जाम नहीं है। तो जिंदगी से समझौता नहीं करना है। स्ट्रेस आएगा, पेपर खराब जाएगा, क्या पता कल को सिलेक्शन हो ना हो, हम चाहते हैं हो, लेकिन क्या पता हो या ना हो, तो इसको लाइफ नहीं मानना है। कोई बात नहीं, आज नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, अगले साल फिर कम बैक करना है, एक साल और हार्डवर्क करना है। क्या पता आज आपकी रैंक 2000 आ रही हो, और जब अगले साल आप मेहनत करो तो आप डायरेक्ट कहां जाओ, एम्स दिल्ली में जाओ। अरे समय का पता थोड़ी है, भगवान परीक्षा लेता है सबकी कि वो कितना विश्वास रखता है मेरे ऊपर, कि कितना वो हार्डवर्क कर सकता है, कितना उसमें पेशेंस है। इन सबकी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आपकी परीक्षा हो रही है नीट की। तो मेरी सभी बच्चों से सिर्फ एक गुजारिश है, स्ट्रेस को कम करना है, रिलैक्स होना है। मैं मानता हूं और मानता रहूंगा
कि जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट होता है स्ट्रेस आता है, क्योंकि हम इसको अपना जीवन मान बैठते हैं। स्ट्रेस आता है, स्वाभाविक है आना, लेकिन हम इस स्ट्रेस को यहां नहीं रखेंगे। 1-2 मिनट रखना है, रिलैक्स होना है और आराम से एग्जाम को कंडक्ट करना है, आराम से एग्जाम देके आना है। एक नॉर्मली बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको एग्जाम देना है। दूसरी बात कि आप जब एग्जाम में जाओ तो बाकी हमारे सर आपको बता देंगे कि कल की रणनीति क्या रहेगी, विशेष रणनीति। मैं सिर्फ बात बता रहा हूं कि आपको किस हिसाब से काम करना है। जब आप एग्जाम में बैठो तब आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। फिर से खुद को समझाना है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि इंसान 1000 लोगों को समझा देगा, लेकिन खुद को समझा नहीं सकता। खुद को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। व्यक्ति 20,000 लोगों की सभा को संबोधित कर देगा और 20,000 लोगों को बता देगा कि इस प्रकार से जीवन जीना है, लेकिन खुद नहीं बता सकता खुद को कि तुझे कैसे जीना है। तो खुद को बदलना है, कल खुद को शांत रखना है। और जब कल ना खुद पर काम कर गए ना आप, तो यकीन मानो आपका नीट 2025 आराम से निकलेगा, क्योंकि आपने हार्डवर्क कर रखा है। आपकी पूरी साल की मेहनत हमें दिख रही है, बस कल रिलैक्स रहना है, काम डाउन रखना है परीक्षा हॉल में। और जब परीक्षा हॉल में काम डाउन रखो तो खुद को समझाना है, जो भी आएगा अच्छे से फोकस के साथ उसको अपन सॉल्यूशन करेंगे। याद रखने वाली बात क्या है कि काफी बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर आता है, ओएमआर में भरते टाइम गलत हो जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एक गोला जो गलत भरा गया वो आपकी नीट 2025 को डिसाइड करेगा कि आप पास होने वाले हैं या नहीं होने वाले। जबकि आपकी गलती नहीं उसमें, आपको उसका आंसर आता है, आपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग उसका आंसर सही कर दिया, लेकिन गलती हो गई तो सिर्फ हड़बड़ाहट में कि आप ना वहां गोला गलत मार्क कर दिया। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जहां तक हमने इंक्वायरी की है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जिनका 600 650 स्कोर रह जाता है, उनका यही प्रॉब्लम होता है कि वो 2 से 3 ऑप्शन गलत भर के आते हैं, जबकि उन्होंने अपने पेपर में सही मार्क कर रखा होता है और उनको वो क्वेश्चन आता भी है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसी छोटी मोटी कुछ होता दिखे, इंक्वायरी होती दिखे, या कुछ लगे कि हां गलत हो रहा है परीक्षा हॉल में, तो आप उसका विरोध कीजिए। क्योंकि पिछले साल जो एनटीए ने बखेड़ा खड़ा किया था, पता नहीं कितने मासूम लोगों के साथ, पता नहीं कितने मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था। अब उसमें मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक मुझे लगता है कि इन्वॉल्व थे, लेकिन उस बात को दबाया गया। ग्रेस मार्किंग को एक आधार बना के बहुत लोगों की जिंदगी खराब की गई। मैं उम्मीद करूंगा एनटीए से, और मेरा सभी स्टूडेंट की तरफ से निवेदन है कि इस बार नीट 2025 को बहुत क्लीन तरीके से करवाया जाए, बहुत नीट और क्लीन करवाया जाए। मेरी यह विशेष गुजारिश रहेगी एनटीए से। अब बच्चों अपन आते हैं लास्ट डे के रिवीजन पर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जो आपको पहुंचाएंगे डायरेक्ट यहां की लाइफ स्टाइल। अरे मैंने देखी है यहां की लाइफ स्टाइल। जब स्टेथोस्कोप लगा के आप घूमोगे ना, अरे ऐसी जिंदगी ना आप सपने में बिलीव नहीं कर सकते। वैसा लग्जरियस लाइफ है यहां, मैंने देखी है वहां की लाइफ। अब लास्ट डे की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करता हूं। तो बच्चों एक बात तो कंफर्म है, अब नीट में कंपटीशन तो हो चुका है ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चे बैठने लग गए हैं। जो बच्चा 12th में आ गया, 12th में एक अच्छा खासा परसेंटेज बन गया, और जनरली राजस्थान बोर्ड का सलीका खराब हो चुका है, मेरा मानना ऐसा है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डाउन चला गया है। सभी स्कूलों में अगर एवरेज निकाला जाए तो सभी स्कूल से 2 या 3 बच्चे 90+ आ रहे हैं। तो नीट की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो चुके हैं। तो कंपटीशन हार्ड है। लास्ट टाइम का एनटीए इन मामलों में फंसा हुआ है, तो एनटीए इस बार लेवल का पेपर बनाने वाला है।
क्या पता एनटीए, आईआईटी प्रोफेसर से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर सेट करवा ले। भाई एनटीए की कमेटी तो करेगी मान लो, लेकिन जो मेंस का और एडवांस का पेपर सेट करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, क्या पता उनसे सेट करवा ले बायोलॉजी के लिए, नीट के लिए। इस बात का कोई आइडिया नहीं है, तो आपको एक लेवल की तैयारी करके रखनी है और एक लेवल के पेपर के लिए तैयार रहना है कि इस बार पेपर हार्ड होने वाला है। जहां तक हमारा अनुमान है, जहां तक हमारी एक्सपर्ट टीम का अनुमान है, बहुत ज्यादा हार्ड रहने वाला है पेपर। अब हार्ड आए, सिंपल आए, अपन ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी थी। अपन ने पूरे साल या पूरे 2 साल या पूरे 3 साल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो एनटीए को खुला चैलेंज है, कितना भी हार्ड पेपर बनाओ हम क्वालिफाई करने वाले हैं। हम इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। इस बार हम किसकी नहीं सुनने वाले। इस बार हमारी जिद है कि नीट 2025 में सिलेक्शन लेना है। खुद से खुद की जिद है, खुद से खुद को हराना है, और उसी हार से और खुद को हराकर नीट 2025 में सिलेक्शन लेना है और लोगों को दिखाना है, जो लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उनको दिखाना है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं यहां जा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नेवर इम्पॉसिबल। इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, ये मैं उनको दिखा दूंगा। तो एनटीए की तरफ से अपन को सतर्क रहना है। लेवल का पेपर आएगा, अपनी स्ट्रेटेजी तैयार है पूरी, कितने भी लेवल का पेपर दे हम उखाड़ देंगे। अब आपको क्या करना है वो सुनो। जो पहले अपने पास कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, कि कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अगर मैं पहले बात करूं हाइड्रोकार्बन में, और हाइड्रोकार्बन में क्या पूछा जा सकता है जनरली। एक तो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आ जाए कि एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन Br2 के साथ और CCl4 के साथ। और जब मैंने बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस किया, तो हर बार जब आप गैस पेपर देखोगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जब भी ब्रोमीन के साथ CCl4 आ जाए तो यहां ब्रोमीन का एडिशन होने वाला है। क्या होने वाला है? ब्रोमीन का एडिशन। खास बात इस रिएक्शन की क्या है वो आपको समझना है कि इस रिएक्शन में ब्रोमीन का जब एडिशन होगा तो यहां होगा EAR रिएक्शन द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होगी। इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन। लेकिन खास बात क्या है कि यहां कार्बोकेटाइन बनने के पश्चात भी किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये इस रिएक्शन की खास बात है। जनरली क्या कहते हैं अपन कि जहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बने वहां रीअरेंजमेंट करवाओ, लेकिन यहां कार्बोकेटाइन बनता है लेकिन यहां रीअरेंजमेंट नहीं करवाते, यहां बनता है ब्रोमीनियम आयन। और वो ब्रोमीनियम आयन कुछ इस प्रकार बनता है कि रीअरेंजमेंट करने नहीं देता, प्लस आ जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन यहां तो यहां बनेगा, और कुछ नहीं, डायरेक्ट काम बता रहा हूं, यहां Br जोड़ और यहां Br जोड़, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, वो गलती से लग गया भाई। आगे बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन मिल सकता है कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, या ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसी कंडीशन आए ना तो वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। दूसरा हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन है। दूसरा हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड दे दे, और कैल्शियम कार्बाइड का क्या करवा दे? हाइड्रोलिसिस। ए पूछ ले, ए को वो डालेगा Fe की रेड हॉट ट्यूब में, रेड हॉट ट्यूब में बनेगा क्या? बी। बी की रिएक्शन करवाएगा CH3Cl और AlCl3, बनेगा सी। सी का क्या करवाएगा? वो ऑक्सीडेशन करवाएगा और बनेगा क्या? डी। अब आपसे पूछ लेगा ABCD कर्म से होंगे, तो सुने, ये रहा कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड के जब हाइड्रोलिसिस करवाएगा तो कैसे होगा? सुने, ये टूटेगा Ca+2 में, जितना प्लस यहां है उतना कार्बन के ऊपर -2 भेज, कार्बन 2 है।
अब 2 कार्बन पर -2 को डिवाइड कर, और डिवाइड करेगा तो ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C -1 और -1। हाइड्रोलाइसिस करवाएगा 2 मोल ले, क्योंकि 1 मोल H2O 1 H प्लस देगा, 2 दे दे यहां, तो बनेगा CH एथाइन बन जाएगा। और यहां जब एक ही जगह एथाइन बनेगा और एथाइन को कहां डाल रहा है, रेड हॉट ट्यूब में डाल रहा है बेटा, तो सुनना 3 मोल आपस में साइक्लाइजेशन करके एडिशन करके और बी की जगह फॉर्मेशन करेंगे बेंजीन का, और बेंजीन की फिडल क्राफ्ट करवानी है, और फिडल क्राफ्ट से बनेगा बेटा टोलुइन, और टोलुइन का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। तो कल की वीडियो में मैंने सिखाया है क्या साइड चेन है, और साइड चेन जब भी आएगी तो साइड चेन के ऑक्सीडेशन से या बेंजिल कार्बन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, COOH। तो यहां ए तो एथाइन, बी बेंजीन, सी टोलुइन और डी बेंजोइक रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात। तो इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा अपन को, और ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि अपने पास ना यूनिट है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। मैं मोटे तौर पे बात करूंगा बेटा, रिवीजन नहीं करवा रहा मैं रिवीजन थोड़ी करवा रहा हूं यहां, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एरिल हैलाइड, अब यहां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को सुनना अच्छे से। यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा रिएक्टिविटी से कि रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा कि SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा। समझ पा रहे हो बात को मेरी को। दूसरी बात आपसे ये पूछ लेगा कि अपने पास जैसे RX है, RX की रिएक्शन Mg के साथ करवाया, RMgX बना, तो पहले तो आपसे ग्रिग्नार बनवा लेगा, और ग्रिग्नार की रिएक्शन फिर किसी कार्बोनिल कंपाउंड से करवा देगा, और फिर पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा। इस प्रकार की क्वेश्चन यहां पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट बात को समझ, नेक्स्ट बात ये पूछ लेगा, आपके पास ये तो OH है और यहां आपके पास NO2 है और यहां आपके पास CH3 है, और ये तीनों एरोमेटिक हैं, और जब तीनों एरोमेटिक हैं तो आपसे पूछेगा कि ESR के प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले कौन देगा, फिर कौन देगा, उसके बाद कौन देगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फिर आपसे। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए डबल बॉन्ड O और यहां आ जाए डबल बॉन्ड O और C2H5 और यहां दे दे NaBH4 और देगा, अगर यहां से क्वेश्चन आता देगा, और क्या पूछेगा आपसे कि ये तो कीटोन है और ये एस्टर है। अब NaBH4 दोनों का रिडक्शन नहीं करता, ये विशेष बात है यहां। ये जो NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। ये इन दोनों में सेलेक्ट करता है, और ये सेलेक्ट करता है किसको, इसको। ये कीमो सेलेक्टिव है, ये सिलेक्शन करता है कि दो में से मुझे एक चाहिए। जैसे आप कुछ मीठा खा रहे हो, 2 मिठाइयां हैं, बोले कि दोनों में से मैं तो ये चूज करूंगा, अरे बेटर ऑप्शन चाहिए होता है। ये कहता है मैं एस्टर को चूज नहीं करूं, मैं केवल कार्बोनिल कंपाउंड को चूज करूंगा, तो ये केवल इसका रिडक्शन करता है, और रिडक्शन करके क्या बनाता है, OH बनाता है, OH। इसमें कोई नहीं करता, ये एज इट इज आएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ऐसा क्वेश्चन किसी ना किसी स्टेप में आपको मिलेगा। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, या एक क्वेश्चन मैं कह दूं कि ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन देगा, और ओजोनोलाइसिस से क्या क्वेश्चन देगा, कुछ ऐसे बना देगा आपको, ये ले एल्कीन है, और एल्कीन का सबसे पहले पूछेगा O3
और Zn के साथ H2O है। चलो ओजोनोलाइसिस हो गया। ओजोनोलाइसिस के बाद A बना, A के बाद आपने लिया KMnO4, भाई साहब ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद B बना, और B के बाद आपकी रिएक्शन करवा देगा NaOH के साथ। आपकी नहीं, मतलब इसकी अपनी क्या रिएक्शन होगी। तो ओजोनोलाइसिस के भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा इस बार संभावना है कि ओजोनोलाइसिस से क्या बनता है। यहां क्या बनेगा कि डबल बॉन्ड हटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओजोन इंसर्सेशन हो जाएगा ओजोन का, ब्रिज वाली ऑक्सीजन को O3 ले जाएगा, या ZnH2 ले जाएंगे, हाँ कि ना, और ये इधर इधर ऑक्सीजन मिल जाएगा। मतलब कार्बोनिक कंपाउंड बनने की उम्मीद होती है, और कार्बोनिक कंपाउंड बनते हैं, मैथ्रो प्रिपरेशन में पढ़ते हैं इनके। क्लियर है बात। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की ना बहुत ज्यादा संभावना है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा सभी नीट एस्पिरेंट को कि आप जैसे कल जाओगे तो कल लेट तक अपना एग्जाम है, तो आप क्या करना, जैसे कोई पेज हो तो उस पेज में क्या करना, और पहले से आपने बना भी रखा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप रिएजेंट याद रखना बस, कि कौन सा रिएजेंट कब और कितने टेम्परेचर पर क्या काम करता है। जैसे H2SO4 है, डिहाइड्रेशन करता है, लेकिन कंडीशन डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर कम है तो क्या बनेगा, हाई है तब क्या बनेगा। तो अगर आपको रिएजेंट की स्ट्रेटेजी पता है, रिएजेंट का वर्क पता है, तो आप आसानी से कल नीट सिलेक्टेड हो। ऑर्गेनिक में कोई बात नहीं दे सकता आपको, ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रांग बन जाएगी। बस सारा खेल है तो रिएजेंट का है, और रिएजेंट को क्या करना है, या तो पहले से लिखे हुए होंगे, या कल की डेट में जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको कि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपके जो भी सर थे, हम ये नहीं करें हमने पढ़ाया, जहां भी आप पढ़े हो वहां आपके सर ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए होंगे कि यहां से आने की संभावना है, तो उनके रिएजेंट तो आप रिक्वेस्ट है हमारी लिखकर ले जाना, ताकि जो समय बचेगा आपसे सुबह से और 2 बजे तक के पहले का, उसमें आप उनको रिवाइज कर सको। ऐसे इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में भी आपको क्या करना है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर से, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तीसरा रेडॉक्स से। इन तीनों से कंफर्मेशन है कि क्वेश्चन आएंगे, और केमिकल बॉन्डिंग, इनसे कंफर्म है क्वेश्चन आता है। अरे बॉन्ड ऑर्डर का तो मुझे लगता है कि पूछा ही जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का भी पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन से भी आपको या तो ज्योमेट्री पूछ लेगा, या इनर्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या आउटर वाले पूछ लेगा, या कलर पूछेगा, या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पूछ लेगा। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री का भी इतना खास रोल नहीं है, वो सबको आता है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेवल का पेपर बनेगा, तो तरीके से काम करेगा एनटीए भी, तो यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो सभी नीट एस्पिरेंट को हमारी वासुदेव एजुकेशन फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं जिन भी बच्चों ने हार्डवर्क किया है कल वो नीट में सिलेक्ट हो जाए। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे थे, हमारे चैनल से पढ़ रहे थे, जो ऑफलाइन थे हमारे पास या ऑनलाइन थे हमारे पास, उन बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं नीट एस्पिरेंट, उन सभी बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सबसे पहले आपके लिए तैयार रहेंगे नीट के पेपर का सॉल्यूशन लेकर। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। हम हर समय आपके साथ हैं, हम हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हुए हैं। सिलेक्शन होगा नहीं होगा बाद का मैटर है, कल अपन को अपना बेस्ट देना है, कल अपन को अपना 100% देना है। और एक बात जो मैं कहूंगा सभी बच्चों को, और मैं हमेशा करता आया हूं, हमेशा ऐसा, एक बार कल जाना और जाने से पहले अपने मां बाप की आंखों में जो चमक है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस चमक को देख के जाना। और वो चमक आपको इतना सपोर्ट करेगी, इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी आपके जहन में कि आप 7वें आसमान पे रहोगे। आपका आईक्यू लेवल, आपका स्ट्रेस, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर होंगे। ऐसी चमक उनकी आंखों में आपको देख के जानी है, चरण स्पर्श कर रहे हैं उनके, ताकि उनको यह बात महसूस हो कि आज हमारा जो बच्चा या हमारा बच्ची, ये जो हमारे जो बेटा या बेटी हैं, उनको हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है। और वो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे। और मैंने देखा भी ऐसा
कि अगर 23 लाख 25 लाख स्टूडेंट अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि 50% 60% लोगों के साथ उनके पेरेंट्स एग्जाम दिलाने जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताने वाले हैं। और ऐसा होता है, मानो इस बात को, यकीन करो हमारी इस बात पर, क्योंकि वो चाहते हैं आप अकेले मेहनत नहीं की हो, आपकी मेहनत में आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट है। जितना हार्डवर्क आपने किया है उससे कई गुना हार्डवर्क उन्होंने किया है। पता नहीं वो कैसी परिस्थितियों से गुजर गुजर के आपका एग्जाम को तैयार करवा रहे हैं, आपकी तैयारी में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं उनके पास खाने का भी कुछ है कि नहीं है, किसी से कर्जा लिया है या नहीं लिया है, पैसों का इंतजाम किस प्रकार किया है, आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं लगने देते हैं। बस आप कहते हो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, क्योंकि आप उनके सपनों को पूरा करने वाले हैं, आप उनकी उम्मीद है। और सभी नीट एस्पिरेंट को मैं कहूंगा कि कल अपने मां बाप की उम्मीद बनकर एग्जाम में बैठना, और फिर देखना आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आईक्यू है, वो 7वें आसमान पर रहेगा और आप नीट सेलेक्टेड हो। तो फिर से वासुदेव एजुकेशन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान से गुजारिश रहेगी और श्याम बाबा से हमारी विशेष अरदास है, क्योंकि हमने हमारे चैनल का नाम ही वासुदेव रखा है और वासुदेव के पास तो सुदर्शन चक्र है और उस चक्कर से पता नहीं क्या क्या हो सकता है।